मैं अजमेर हूँ और आज का दिन मेरे लिए बेहद खास और नर्वस करने वाला है। मेरी बेटी मायरा की मंगनी है। घर में रौनक है, सब उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल है, जैसे मैं किसी पुराने कर्ज का हिसाब करने वाला हूँ। आज सालों बाद मैंने अपने सबसे पुराने और करीबी दोस्तों अंकुर और मनीष को बुलाया है। हमारी दोस्ती को 25 साल हो गए हैं, लेकिन वक्त ने हम तीनों को अलग अलग दिशाओं में बहा दिया। लंदन में बसने और व्यस्त होने के कारण उनसे मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन आज मैंने तय कर लिया था कि इस खास दिन पर वे मेरे पास होंगे। सुबह से ही तैयारियों का माहौल था। मायरा अपनी माँ के साथ तैयार हो रही थी और मैं मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त था, लेकिन मेरे मन में बार बार वही पुरानी यादें दस्तक दे रही थीं। मुझे पता था कि अंकुर और मनीष के साथ मिलते ही जो कुछ मैं इतने सालों से छुपाए बैठा हूं, वह बाहर आने का वक्त आ गया है। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खोला तो सामने अंकुर और मनीष खड़े थे। दोनों के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो मुझे वापस हमारे पुराने दिनों में खींच ले गई। मैंने उन्हें गले लगाया। उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के बावजूद मेरी आंखों में एक अजीब सा दर्द छुपा हुआ था, जिसे शायद वे दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे। हम तीनों ड्राइंग रूम में बैठे और बातें शुरू हुईं। अंकुर हमेशा की तरह मजाकिया था। उसने मुझसे कहा, अजमेर, तेरे चेहरे पर पुरानी वाली चमक नहीं है, क्या बात है? मनीष ने उसकी बात में जोड़ते हुए कहा, हाँ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे तू कुछ छुपा रहा है। मैंने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। अरे यार, तुम दोनों को देखकर इतनी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं कि चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई होगी, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं जानता था कि मेरी आंखों और आवाज़ में वह छुपा हुआ दर्द साफ झलक रहा है। मैंने खुद को बार बार संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन का बोझ अब और ज़्यादा देर तक छुपा रहना मुमकिन नहीं था। मंगनी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। सभी मेहमान हंसी मजाक और बातचीत में मशगूल थे। मैंने भी खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही अतीत की घटनाएं घूम रही थीं। मुझे याद आ रहा था कि किस तरह मेरी जिंदगी एक रात में बदल गई थी। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर थी। मैं देहरादून के एक छोटे से गांव में डॉक्टर था। मेरा काम मेरी पहचान थी। लोग मुझे इज्जत देते थे और मैं गरीबों की मदद करके खुद को खुश महसूस करता था। लेकिन उस रात मेरे अस्पताल में एक लड़की को लाया गया था। वह लड़की बेहद बीमार थी। उसकी हालत देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि उसे बचाना आसान नहीं होगा। उसके साथ आए लोग घबराए हुए थे। लड़की को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और मैंने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उस लड़की की आंखों में कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। उसकी आंखें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। मैं उसकी हर सांस को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता था कि यह लड़ाई मैं हार सकता हूं। कुछ दिनों तक वह लड़की अस्पताल में रही। मैंने उसके बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ आए लोग ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे मैं उसकी बातों और व्यवहार से समझने लगा था कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे डराता था। एक दिन जब मैंने उसे अकेले में देखा तो उसने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत आभारी हूं, लेकिन मेरी जिंदगी का सच बहुत जटिल है। आप जितना मुझसे दूर रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मैं और उलझ गया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? लेकिन वह खामोश रही। उसके कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मेरे हाथों से फिसल रही थी। आखिरकार एक रात उसने दम तोड़ दिया। उसके जाने के बाद उसके साथ आए लोगों ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, हम आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस लड़की का सच जानने की कोशिश मत कीजिएगा, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उनकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं सोचता रहा कि आखिर वह लड़की कौन थी और उसका सच क्या था, लेकिन मैं कभी उस राज तक नहीं पहुंच पाया। मैंने उस घटना को अपने अंदर दबा लिया और अपने दोस्तों से भी इस बारे में कभी बात नहीं की। आज इतने सालों बाद जब मैं अंकुर और मनीष के साथ बैठा हूं, तो वह सब यादें ताज़ा हो गईं
मैं उनकी तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या अब वह सच बताने का वक्त आ गया है। मंगनी की रस्में खत्म होने के बाद जब मेहमान अपने अपने घर चले गए तो हम तीनों रात में ड्राइंग रूम में बैठे थे। अंकुर ने फिर से मुझसे पूछा, अजमेर, अब तो बता, क्या बात है? हम तेरी आंखों में देख सकते हैं कि तू कुछ छुपा रहा है। मैंने गहरी सांस ली। तुम लोग सच सुनना चाहते हो? मैंने पूछा। दोनों ने सिर हिलाया। मैंने अपनी कहानी शुरू की। मैंने उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। मैंने कहा कि कैसे वह मेरे जीवन में आई और कैसे उसकी मौत ने मुझे झकझोर दिया। मैंने उन्हें उसके रहस्यमय व्यवहार और उन लोगों की चेतावनी के बारे में बताया। मैंने यह भी कहा कि मैं आज तक नहीं जान पाया कि वह लड़की कौन थी और उसकी जिंदगी का वह डरावना सच क्या था। अंकुर और मनीष मेरी बातें सुनकर चुप थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी जिंदगी में उस घटना का कितना गहरा असर हुआ था। मैंने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, मुझे आज तक लगता है कि मैं उस लड़की की जान बचा सकता था, लेकिन शायद मेरी कोशिशें नाकाफी थीं। उसकी मौत का दर्द और उसका रहस्य दोनों ही मेरे दिल में आज भी जिंदा हैं। उस रात हमने ज्यादा बात नहीं की। अंकुर और मनीष ने मुझे गले लगाया और हम तीनों चुपचाप बैठ गए। शायद वे समझ गए थे कि हर सच को जानना जरूरी नहीं होता और कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रह जाते हैं। उस रात जब मैं अंकुर और मनीष के सामने अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बरसों से बंद किसी कक्ष का दरवाजा खोल रहा हूँ। आलिया का जिक्र करते हुए मेरे दिल पर जितना भार था, उतना ही अजीब हल्कापन भी था। उसका चेहरा मुझे आज भी याद है। मैंने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में ऐसा गहरा खालीपन था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने कई मरीज देखे, कई कहानियां सुनी, लेकिन आलिया, वह कुछ और ही थी। वह मुझे हमेशा लगता था जैसे मेरी जिंदगी के एक ऐसे अध्याय से जुड़ी है जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया। अंकुर मेरी ओर देख रहा था, जैसे वह मेरे भीतर छिपी हर भावना को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मनीष हमेशा की तरह गंभीर, कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप सुन रहा था। क्या तुम्हें कभी लगा कि वह सिर्फ तुम्हारे पास मदद के लिए आई थी? मनीष ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज में वह संजीदगी थी जो हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती थी। पता नहीं, मैंने जवाब दिया। शायद मैं ही उसकी ओर खींचता चला गया। कभी कभी लगता है कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं थी, जैसे वह मेरे जीवन की परीक्षा लेने आई थी, कुछ ऐसा जिसने मुझे भीतर तक बदल दिया। वह रात लंबी थी। हमने कई बातें की, लेकिन आलिया का जिक्र खत्म नहीं हो सका। अंकुर और मनीष ने मेरे दर्द को समझने की कोशिश की, लेकिन शायद वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अगले दिन जब वे चले गए तो घर अचानक खाली सा लगने लगा। आलिया का जिक्र करना जैसे मेरे पुराने घावों को कुरेदने जैसा था। मैं सोचने लगा कि क्या मैं कभी उससे उभर पाऊंगा। जब वह अस्पताल से गायब हुई थी तो मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा था। पुलिस से लेकर अपने निजी संपर्कों तक हर किसी से पूछा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह लड़की जैसे मेरी जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो गई थी। अस्पताल के दिनों की यादें मुझे बार बार सताने लगीं। वह पहली रात याद आई जब आलिया मेरे पास आई थी। उसके चेहरे की पीड़ा, उसकी कांपती आवाज और उसकी वह आंखें। उसने मुझसे कहा था, मैं यहाँ किसी इलाज के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आप समझ पाएंगे, लेकिन शायद आप नहीं समझेंगे। उस समय मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई थीं। मैं सोचता था कि वह सिर्फ अपनी बीमारी से परेशान थी, लेकिन अब इन सालों बाद मुझे एहसास हो रहा था कि वह कुछ और ही कहना चाहती थी। मैंने अपनी किताबों और पुरानी डायरी को खंगालना शुरू किया। आलिया के बारे में मैंने हर छोटी बड़ी बात लिखी थी, उसकी बीमारी, उसकी बातों का संदर्भ और वह सब कुछ जो मैंने उससे सीखा। मुझे याद आया कि उसने एक बार मुझसे कहा था, कभी कभी हमारे पास जो शक्ति होती है वह हमारा सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। यह वाक्य मेरे दिमाग में गूंजने लगा। मैंने उन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश की। क्या वह अपनी शक्ति के बारे में सच कह रही थी? क्या सचमुच ऐसा कुछ था जो उसे मुझसे दूर ले गया? दिन बीतते गए और मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश करने लगा।
लेकिन आलिया का चेहरा, उसकी आवाज़ और उसकी बातें मुझे चैन से नहीं रहने दे रही थीं। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं एक बार फिर उस गांव में जाऊंगा जहां वह आखिरी बार दिखी थी। गांव पहुंचकर मैंने उसके बारे में पूछताछ शुरू की। कुछ लोग उसे पहचानते थे, लेकिन वे ज़्यादा कुछ नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों तक यहाँ रुकी थी, फिर अचानक गायब हो गई। गांव के एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बेटा, वह लड़की अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस दुनिया की नहीं हो। मैंने उसे कई बार अकेले पेड़ों के पास खड़े देखा, जैसे वह किसी से बात कर रही हो, लेकिन जब भी मैं पास गया तो उसने कुछ नहीं कहा। यह सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। क्या आलिया सचमुच इस दुनिया से अलग थी, या यह सब मेरे मन का वहम था? गांव में कुछ दिन बिताने के बाद भी मुझे कुछ ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैं खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं था। मैंने उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने एक बार कहा था कि उसकी शक्तियां उसकी माँ से आई थीं। अगर यह सच था तो मुझे उसकी माँ के बारे में पता करना चाहिए था। मैंने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कई दिनों की मेहनत के बाद मुझे पता चला कि आलिया की माँ का नाम शमीम था और वह एक साधारण महिला नहीं थी। गांव के लोगों का कहना था कि शमीम के पास एक अद्भुत ताकत थी। वे उसे जादूगरनी कहते थे, लेकिन वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। शमीम का जिक्र सुनकर मुझे आलिया की बातें याद आईं। मेरी माँ ने मुझे हमेशा कहा था कि हमारी शक्तियां हमें अलग कर देती हैं। उसने कहा था, हम इनसे बच नहीं सकते, लेकिन हमें इन्हें समझना होगा। शमीम का पता लगाने की कोशिश में मैंने पता किया कि वह कई साल पहले इस गांव को छोड़ चुकी थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह शहर में बस गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। मेरी खोज यहीं खत्म नहीं हो सकती थी। मैं जानता था कि अगर मुझे शमीम का पता चल जाए तो शायद मैं आलिया के बारे में कुछ और जान सकता हूँ। शहर में कई दिनों तक खोजबीन के बाद मुझे आखिरकार एक व्यक्ति मिला, जिसने कहा कि उसने शमीम को कई साल पहले देखा था। वह एक मंदिर के पास रहती थी और ज्यादातर समय अकेली रहती थी। जब मैं उस जगह पहुंचा तो वहां एक खाली घर मिला, लेकिन घर के अंदर एक डायरी पड़ी थी। डायरी पर लिखा था, शमीम की कहानियां। डायरी पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह आलिया की माँ की थी। उसने अपनी शक्तियों के बारे में लिखा था और यह भी बताया था कि उसने अपनी बेटी को क्यों अकेला छोड़ दिया। मैं जानती थी कि मेरी शक्तियां मेरी बेटी को भी मिलेंगी, उसने लिखा था, लेकिन मैं उसे उस दर्द से बचाना चाहती थी जिससे मैं गुजरी। इसलिए मैंने उसे इस दुनिया से अलग रखा। लेकिन अब मैं जानती हूं कि वह अपनी शक्तियों को संभालने में अकेली है। डायरी पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। शमीम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो किया वह शायद सही था, लेकिन इससे आलिया अकेली हो गई थी। डायरी के अंत में एक पते का जिक्र था। मैं बिना समय गंवाए उस पते पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर मुझे एक महिला मिली। वह शमीम ही थी। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो आलिया में थी। तुम आलिया के डॉक्टर हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। शमीम ने एक गहरी सांस ली। वह अब इस दुनिया में नहीं है, उसने कहा। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन फिर उसने कहा, उसकी आत्मा अब भी तुम्हारे पास है। उसने तुम्हें चुना था क्योंकि वह जानती थी कि तुम उसे समझोगे, और यही उसकी शक्ति थी, लोगों को जोड़ने की। उस दिन मैंने शमीम से बहुत कुछ सीखा। आलिया की कहानी मेरे लिए एक रहस्य थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे जीवन का हिस्सा थी। उसकी यादें, उसकी बातें और उसकी आत्मा हमेशा मेरे साथ रहेंगी। शायद मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा, लेकिन उसकी कहानी ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी जिन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते, वे भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और हमें उन्हें अपनाना सीखना चाहिए। जब मैं उस मंदिर से वापस लौटा तो मेरे भीतर एक अजीब सा तूफान था। मैं खुद से सवाल कर रहा था कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या यह आलिया के लिए था या अपने लिए? मुझे उस दिन समझ में आया कि मैं शायद अपनी खोई हुई शांति की तलाश में था। आलिया के जाने के बाद मेरी जिंदगी में जो खालीपन था, उसे भरने का यही एकमात्र तरीका था। मैंने बुजुर्ग आदमी की बताई बातों पर बहुत गौर किया।
उन्होंने कहा था कि आलिया का परिवार उन प्राचीन शक्तियों का हिस्सा था जिनका कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं था। मैं डॉक्टर था, विज्ञान का आदमी, लेकिन अब जो मैं देख रहा था वह मेरी हर सोच को चुनौती दे रहा था। मंदिर में मिली किताबों को मैंने अपने साथ लाना सही समझा। वे पुरानी, धूल भरी और अजीब भाषा में लिखी गई थीं। उनमें कुछ ऐसे संकेत थे जो मुझे बार बार आलिया की याद दिला रहे थे। उन पन्नों पर कुछ शब्द बार बार उभरते थे: परछाई, अंधकार और आत्मा की शक्ति। मुझे यह सब पढ़कर डर भी लग रहा था और जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। उस रात मैं सो नहीं सका। किताबों को बार बार पलटता, उन्हें समझने की कोशिश करता। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरे दिमाग में कुछ और बातें साफ होती गईं। उसमें लिखा था कि जिन लोगों के पास ये शक्तियां होती हैं, वे अपनी मर्जी से इनसे दूर नहीं जा सकते। यह शक्तियां उन्हें हर पल घेरती रहती हैं। आलिया के परिवार ने शायद यही सच छुपाया था। आलिया ने एक बार मुझसे कहा था कि वह मेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगा था कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं। उस वक्त मैंने इसे उसकी मानसिक स्थिति मानकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि शायद वह मुझसे सच्चाई छुपा रही थी। वह चाहती थी कि मैं उसकी उन शक्तियों से छुटकारा दिलाऊं जिनसे वह खुद लड़ रही थी। एक रात जब मैं अपनी नोट्स में डूबा हुआ था, तभी मैंने महसूस किया कि कमरे में कुछ बदला बदला सा था, जैसे कोई वहां था। मैं उठा और इधर उधर देखा। कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी मुझे लगा कि मेरी मेज पर रखी किताब का एक पन्ना अपने आप पलटा। उस पन्ने पर लिखा था, जो छुपता है वह हमेशा तुम्हारे पास रहता है। यह पढ़ते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह कैसे संभव था? क्या आलिया मुझसे कुछ कहना चाहती थी, या फिर यह सब मेरे दिमाग का खेल था? मुझे जवाब चाहिए था। अगले दिन मैं उस बुजुर्ग से दोबारा मिलने गया। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने कभी उन शक्तियों को महसूस किया है जिनकी आप बात कर रहे थे? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा गहरा भाव था। उन्होंने कहा, जो शक्ति यहाँ इस दुनिया में होती हैं, वे केवल महसूस की जा सकती हैं, उन्हें समझा नहीं जा सकता। अगर आलिया आपके पास आई थी तो यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता। शायद वह चाहती थी कि आप उसकी कहानी को समझें और उसे मुक्त करें। मुक्त करें? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। हो सकता है कि उसकी शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो और वह आपसे मदद मांग रही हो, लेकिन इसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। उस दिन के बाद से मैंने अपनी खोज और तेज कर दी। मैं आलिया के परिवार के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगा। मुझे एक ऐसी महिला का नाम पता चला जो कभी आलिया की मां के साथ काम करती थी। वह महिला शहर के बाहरी इलाके में रहती थी। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंचा तो वह महिला काफी वृद्ध थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे आलिया के बारे में बताया। आलिया एक अलग किस्म की लड़की थी, उसने कहा। वह अपने आसपास के लोगों से बहुत अलग थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी सामान्य इंसान में नहीं होती। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। मैंने उससे पूछा, क्या आप जानती हैं कि आलिया कहाँ है? वह चुप हो गई। फिर उसने कहा, आलिया को ढूंढना आसान नहीं है। वह जिस दुनिया में है वहां तक पहुंचना किसी सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उसे ढूंढ रहे हैं तो शायद वह आपको खुद ढूंढ ले। यह सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। आलिया को कैसे ढूंढ सकता था अगर वह किसी दूसरी ही दुनिया में थी? लेकिन उस महिला की बातों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उम्मीद दी। मैंने अपनी खोज को जारी रखा। उन किताबों से और भी संकेत मिले जो मुझे उस मंदिर की ओर वापस ले जा रहे थे। मैंने महसूस किया कि शायद उस मंदिर में ही वह जवाब छुपा हुआ था जो मैं ढूंढ रहा था। एक रात मैं फिर उस मंदिर में गया। इस बार वहां का माहौल और भी अजीब था, जैसे किसी ने मुझे वहां आने का इंतजार किया हो। जब मैं अंदर गया तो मुझे वही कमरा मिला जहां से मैंने किताबें ली थीं, लेकिन इस बार वहां एक और दरवाजा था जो पहले नहीं था। मैंने धीरे से उस दरवाजे को खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा, एक हल्की रोशनी उभरी। वहां एक छोटा सा चबूतरा था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने पास जाकर पढ़ा,
जो दिल से ढूंढता है उसे रास्ता मिल ही जाता है। उस पल मुझे लगा कि शायद मैं सही दिशा में हूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचा, आलिया, अगर तुम कहीं हो तो मुझे कोई संकेत दो। अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मेरी आंखें खुल गईं और मैंने देखा कि चबूतरे पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। मैंने उसे उठाया। उसमें लिखा था, अजमेर, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे समझने की कोशिश की है। मैं तुम्हारे पास आई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन अब मैं एक ऐसी दुनिया में हूं जहां से लौटना संभव नहीं है। यह मेरी नियति है। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें यह सब पहले नहीं बता सकी। मेरे हाथ कांप रहे थे। यह चिट्ठी आलिया की थी। मैं उसे बार बार पढ़ रहा था। उसमें और भी लिखा था, लेकिन याद रखना, यह मेरी कहानी का अंत नहीं है। शायद एक दिन हम फिर मिलेंगे। उस दिन तक के लिए यह जान लो कि तुमने मुझे समझने की कोशिश की, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। मैंने महसूस किया कि आलिया अब मेरे साथ नहीं थी, लेकिन वह हमेशा मेरी यादों में रहेगी। मैंने उस दिन खुद से वादा किया कि मैं उसकी कहानी को कभी नहीं भूलूंगा। आलिया की खोज ने मुझे एक नई दिशा दी थी। मैं अब जानता था कि जीवन केवल तथ्यों और विज्ञान का खेल नहीं है। इसमें कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण शक्तियां भी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। आलिया ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन उनका पीछा करना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है। जब मैं और रोहित आलिया के पुराने घर में घुसते गए तो हर कदम के साथ एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में घर करता गया। उस घर की दीवारों पर वक्त की परतें जमी हुई थीं। खिड़कियों से टूटती रोशनी, धूल और यादों की गंध, सब कुछ मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, लेकिन सब जगह बस खामोशी और छूटे हुए अतीत के निशान थे। तभी एक कोने में मुझे वह किताब मिली। किताब पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसे छूते ही एक अजीब सी ठंडक मेरे हाथों में फैल गई। मैंने उसे खोला तो पहला पन्ना आलिया के परिवार के वंश के बारे में था। उस पर हाथ से लिखे शब्द थे, जैसे किसी ने यह किताब व्यक्तिगत तौर पर संकलित की हो। यह किताब उनके परिवार की तंत्र विद्या और उसके प्रभावों के बारे में थी। पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि आलिया का परिवार एक प्राचीन वंश से जुड़ा हुआ था, जो गुप्त शक्तियों का अध्ययन और उनकी साधना करता था। इन शक्तियों ने उन्हें अद्वितीय बनाया, लेकिन साथ ही यह उनके लिए खतरे का स्रोत भी बन गई थी। पन्नों को पलटते हुए मैं उस हिस्से पर पहुंचा जहां आलिया का जिक्र था। वहां लिखा था कि आलिया उन शक्तियों का दायरा समझने और उन्हें काबू में करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन इन शक्तियों का असर इतना गहरा और अप्रत्याशित था कि वह खुद को इसके नियंत्रण से मुक्त नहीं कर पा रही थी। मैंने पढ़ा कि आलिया ने कई बार अपने परिवार से यह कहने की कोशिश की थी कि वह इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती, लेकिन उसका परिवार उसे इस विरासत को अपनाने के लिए मजबूर करता रहा। क्या तुम इसे समझ रहे हो? रोहित ने मेरे चेहरे पर छाई गंभीरता को भांपते हुए पूछा। यह किताब मेरे सवालों का आधा जवाब दे रही है, मैंने कहा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अस्पष्ट है। हम दोनों ने मिलकर उस कमरे की तलाशी ली। मैंने देखा कि एक अलमारी के पीछे दीवार में एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। यह दरवाजा हमें कहीं ना कहीं जरूर ले जाएगा, मैंने रोहित से कहा। हमने मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से नहीं खुला। अंततः थोड़ा जोर लगाने पर वह खुल गया और हम दोनों भीतर झांकने लगे। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वहां से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें एक अनजाना सा डर और रहस्य समाया हुआ था। यह शायद वह जगह है जहां उन्होंने अपनी तंत्र साधनाएं की होंगी, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगा। नीचे एक बड़ा कमरा था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां और प्रतीक बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी जिस पर कुछ सामान रखा हुआ था। उन चीजों में धूपदानी, कुछ मोमबत्तियां और एक लिपटी हुई स्क्रॉल शामिल थी। मैंने स्क्रॉल को खोला और पढ़ने लगा। यह एक प्राचीन मंत्र था जिसमें किसी शक्ति को बुलाने और नियंत्रित करने का तरीका लिखा हुआ था।
यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आलिया और उसका परिवार सचमुच इन शक्तियों का प्रयोग करता था? क्या यह संभव है कि इन शक्तियों ने आलिया को इस हद तक बदल दिया कि वह खुद को पहचान नहीं पाई? यह सब डरावना है, रोहित ने कहा। क्या यह संभव है कि आलिया अभी भी इन शक्तियों के प्रभाव में हो सकता है, मैंने कहा। लेकिन अगर वह कहीं गई है तो वह खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए गई होगी। मुझे यकीन है कि वह यह सब कभी नहीं चाहती थी। हमने वहां से वह स्क्रॉल और किताब अपने साथ ले ली। मैं जानता था कि यह जानकारी मेरी मदद कर सकती है, लेकिन मुझे यह भी एहसास था कि इन चीज़ों का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। घर से बाहर निकलते हुए मेरे मन में आलिया की छवि बार बार उभर रही थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और वह रहस्य जो उसके व्यक्तित्व के हर पहलू में झलकता था। मैं उसे समझने के और करीब आ रहा था, लेकिन वह अभी भी कहीं दूर लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझाने में लगा दिया। मैं उस किताब और स्क्रॉल को पढ़ता रहा। हर बार मुझे कुछ नया समझ आता। स्क्रॉल में लिखा था कि इन शक्तियों का स्रोत एक विशेष स्थान था, जिसे शक्ति स्रोत कहा गया था। यह स्थान वह मंदिर हो सकता था जहां वह बुजुर्ग आदमी मुझे पहले ले गया था। मैंने तय किया कि मुझे फिर से उस मंदिर जाना होगा। जब मैं मंदिर पहुंचा तो वहां का माहौल वैसा ही था जैसा पहली बार महसूस हुआ था। शांत, रहस्यमय और कुछ हद तक डरावना। मैं धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया और उस स्थान को ढूंढने लगा जहां शायद इस शक्ति का रहस्य छिपा हुआ हो। तभी मुझे ध्यान आया कि मंदिर के एक कोने में एक बंद कमरा था, जिसे मैंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां एक पुरानी वेदी थी, जिस पर कुछ लिखावटें और प्रतीक बने हुए थे। वे प्रतीक वही थे जो मैंने आलिया के घर में देखे थे। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या यह वह स्थान है जहां आलिया अपनी शक्तियों को काबू में रखने की कोशिश करती रही होगी? मैंने उस वेदी पर हाथ रखा और अचानक मुझे एक विचित्र सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति मुझसे संवाद कर रही हो। मेरी आंखों के सामने आलिया की छवि फिर से आई, लेकिन इस बार वह स्पष्ट थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। तुम यहां तक आ गए, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। आलिया, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तुम कहां हो? उसकी छवि धुंधली होती चली गई और मैं खाली वेदी के सामने खड़ा रह गया। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। मैंने तय किया कि मैं आलिया को ढूंढने और उसके रहस्य को सुलझाने तक रुकूंगा नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी दूर क्यों ना जाना पड़े। जब मैंने आलिया की तंत्र विद्या से जुड़ी किताब के आखिरी पन्नों को पढ़ा तो मेरे भीतर एक विचित्र हलचल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे रहस्य को छूने वाला हूं जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। उस किताब में लिखी बातें, आलिया का परिवार, उनकी गुप्त तंत्र साधनाएं और वह प्राचीन गुफा, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। ये सब सोचते हुए मैंने खुद से कहा, आलिया, तुम कौन थी और तुम्हारे इस रहस्य का अंत कहाँ है? रोहित मेरे पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने मुझसे कहा, अजमेर, यह गुफा कोई साधारण जगह नहीं है। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से परे है। मैंने उसे शांत किया। रोहित, अगर आलिया सच में यहाँ आई थी तो हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि उसने ऐसा क्यों किया। हमें डर से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमने तय किया कि गुफा में गहराई तक जाने का जोखिम उठाना ही होगा। मेरे मन में एक ही बात थी, अगर आलिया सचमुच यहाँ आई थी तो शायद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसके गायब होने की गुत्थी को सुलझा सके। गुफा का माहौल अजीब था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। वहां की ठंडी सीली हवा मेरी त्वचा को चुभ रही थी, लेकिन मेरे अंदर का जज्बा इस डर से कहीं बड़ा था। गुफा के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अंधेरा और घना होता गया। रोहित के हाथ में एक टॉर्च थी जो हमें रास्ता दिखा रही थी। दीवारों पर बने अजीबोगरीब चिन्ह मुझे आलिया के घर की किताब में दिखे प्रतीकों की याद दिला रहे थे। यह गुफा निश्चित रूप से उस तंत्र विद्या से जुड़ी थी जिसका जिक्र किताब में था। कुछ देर बाद हम एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में एक विशाल वेदी थी
जिसके चारों ओर जले हुए दियों के अवशेष पड़े थे। वहां की ऊर्जा इतनी भारी थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि यह वही स्थान हो सकता है जहां आलिया ने अपनी शक्तियों का सामना किया होगा। मैंने वेदी के पास एक पुराना ताबीज पड़ा हुआ देखा। उसे उठाते ही मेरी सांसें थम गईं। ताबीज में आलिया की तस्वीर थी। यह वही आलिया थी जिसे मैं जानता था। गहरी आंखें, मुस्कुराते हुए होंठ और एक अजीब सा सुकून जो उसके चेहरे पर हमेशा रहता था। रोहित, देखो, यह आलिया का ताबीज है। वह यहां आई थी, मैंने लगभग चीखते हुए कहा। रोहित ने ताबीज को देखा और बोला, अगर वह यहां आई थी तो उसने इस जगह को क्यों चुना? क्या उसने अपनी शक्तियों को यहीं नियंत्रित किया? मैंने गहरी सांस ली और ताबीज को ध्यान से देखा। ताबीज में एक और चीज छुपी हुई थी। ये एक छोटा सा कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला और पढ़ने लगा। कागज पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरे दिल और मेरे रहस्यों को समझने की कोशिश की है। मैं यहां अपनी शक्तियों से लड़ने और खुद को बचाने आई थी। मैंने जो रास्ता चुना है वह कठिन है, लेकिन यह मुझे और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। अगर तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। बस अपने दिल की सुनो। मेरे हाथ कांपने लगे। आलिया ने यह संदेश मेरे लिए छोड़ा था। वह चाहती थी कि मैं उसे समझूं, उसके फैसलों को स्वीकार करूं। रोहित, मुझे लगता है कि आलिया ने इस गुफा में अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश की होगी, लेकिन वह यहां से कहां गई? मैंने कहा। रोहित ने वेदी के पास कुछ और संकेतों को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि यहां कुछ और छुपा हुआ है। हमें हर चीज को ध्यान से देखना होगा। हमने कक्ष की हर दीवार, हर कोने को खंगालना शुरू किया। तभी मेरी नजर वेदी के पीछे एक संकरी सी सुरंग पर पड़ी। वह सुरंग गुफा के और भीतर जाती थी। यह सुरंग शायद आलिया के अगले कदम की ओर इशारा कर रही है, मैंने कहा। हम दोनों सुरंग के अंदर बढ़ने लगे। यह जगह और भी ठंडी और डरावनी थी। वहां का सन्नाटा ऐसा था जैसे वह हमारे दिलों की धड़कन तक को सुन सकता हो। सुरंग के अंत में हम एक छोटे से कक्ष में पहुंचे। वहां एक पुरानी किताब और एक और ताबीज रखा हुआ था। किताब में तंत्र विद्या के बारे में गहराई से लिखा हुआ था। यह किताब आलिया की थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह किताब तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी खोज में हर डर और हर मुश्किल का सामना किया है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरे लिए जरूरी था, लेकिन अब मैं तुमसे एक और आखिरी बार मिलने की उम्मीद करती हूँ। उस कक्ष में यह संदेश पाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आलिया की यह किताब और ताबीज मेरे लिए एक आखिरी उम्मीद थी। मुझे यकीन था कि वह कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही थी। रोहित, मुझे अब और भी यकीन हो गया है कि आलिया ने खुद को छुपा लिया है, लेकिन वह मुझे बुलाना चाहती है। मुझे बस उसकी तलाश जारी रखनी होगी, मैंने कहा। रोहित ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर तुमने यहां तक आने का साहस दिखाया है तो तुम उसे जरूर ढूंढ पाओगे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। मैंने गहरी सांस ली और आलिया की किताब को सीने से लगा लिया। मैं जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आलिया के इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने और उसे ढूंढने के लिए मुझे और भी गहरे अंधेरों में उतरना होगा। लेकिन अब मैं किसी भी डर को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। मैंने खुद से वादा किया कि मैं आलिया को ढूंढकर उसकी जिंदगी के उस अधूरे अध्याय को पूरा करूंगा जो इस गुफा में छूट गया था। गुफा से बाहर आते हुए मेरा मन अभी भी उलझा हुआ था। इस जगह के भीतर जो कुछ भी हुआ वह मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आ सका था। गुफा के अंदर की हवा, मूर्तियां, तंत्र के संकेत और सबसे महत्वपूर्ण वह ताबीज, सब कुछ बहुत गहरा और अजीब सा था। मुझे लग रहा था कि मैंने जो पाया है वह बस एक टुकड़ा था। आलिया का गायब होना, उसकी शक्तियां और वह प्राचीन तंत्र विद्या, यह सब एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था जिसे सुलझाने के लिए मुझे और गहरे जाने की जरूरत थी। रोहित के साथ चलते हुए गुफा का दृश्य मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और उसने मुझे देखा। हमारे चेहरों पर वही चिंता थी, वही रहस्य, वही सवाल। अजमेर, हमें क्या करना चाहिए? रोहित ने पूछा। हमें वापस लौटना होगा, मैंने कहा।
लेकिन हम सिर्फ उन संकेतों तक सीमित नहीं रह सकते जो गुफा ने हमें दिए। आलिया के बारे में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। मुझे लगता है कि उसकी यात्रा का अगला पड़ाव कहीं और था। रोहित चुप रहा, लेकिन मुझे उसकी आंखों में वही सवाल दिख रहा था जो मेरे मन में था। क्या आलिया सचमुच इस गुफा में अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के बाद गायब हो गई थी, या फिर कुछ और हुआ था? क्या वह खुद को छुपा चुकी थी, या फिर उसे किसी और खतरे का सामना करना पड़ा था? गुफा से बाहर निकलते हुए हमने पहले ही तय किया था कि हमें आलिया के परिवार और उसकी तंत्र विद्या के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि आलिया के साथ क्या हुआ था और वह क्यों इतनी शक्तिशाली होती जा रही थी। क्या वह अपनी शक्तियों से डर रही थी, या फिर कुछ और था? हम दोनों घर लौटे और मैंने किताब के पन्नों को फिर से खोल लिया। अब मैं उस पर नजर डाल रहा था, जैसे हर शब्द एक नई कड़ी हो जो मुझे आलिया के गायब होने की गुत्थी तक ले जाएगी। किताब के पन्नों को पलटते हुए मुझे एहसास हुआ कि आलिया ने इस तंत्र विद्या को लेकर जो कुछ भी किया था वह सिर्फ उसके परिवार का एक हिस्सा था। लेकिन क्या वह इसे छोड़ना चाहती थी, या फिर किसी कारणवश उसे अपनी शक्तियों से जुड़ा रहना पड़ा था? मेरे दिमाग में इन सवालों की एक लंबी सूची बन रही थी और साथ ही साथ एक गहरी चिंता भी। क्या आलिया ने अपने परिवार की विरासत को नकारा था, या फिर वह किसी और कारणवश इस तंत्र से दूर नहीं जा पाई थी? शायद वह खुद को इस खतरनाक शक्ति से बचाना चाहती थी, लेकिन यह साबित करने के लिए कि उसने ऐसा किया था, मुझे कुछ और तलाशने की जरूरत थी। कुछ दिन बाद मैंने आलिया के पुराने घर जाने का निर्णय लिया। वहां का माहौल भी कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ शांत था और बाहर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। लेकिन मुझे पता था कि अब मुझे अंदर जाने और अधिक जानकारी प्राप्त करने की जरूरत थी। घर के अंदर कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका था। यह पहले जैसा नहीं था। किसी तरह का सन्नाटा था, जैसे यहां कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही हों। मैंने अंदर जाकर आलिया के कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के भीतर वही पुरानी चीजें थीं, लेकिन इस बार वहां कुछ और भी था। एक पुराना ताबीज। ये वही ताबीज था जो मैंने गुफा में देखा था। मेरे हाथों में यह ताबीज आया और अचानक मुझे महसूस हुआ कि यह किसी बड़ी शक्ति का प्रतीक है। क्या आलिया ने इसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया था, या फिर यह कुछ और था? मैंने ताबीज को ध्यान से देखा और महसूस किया कि इसके अंदर कुछ खास था, कुछ ऐसा जो मुझे और गहरे ले जाएगा। क्या तुम ठीक हो? रोहित ने पूछा जब उसने मुझे कमरे के अंदर देखा। हाँ, मैंने जवाब दिया। ये ताबीज देखो, ये वही है जो मैंने गुफा में देखा था। रोहित ने ताबीज को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। यह तो आलिया का ही ताबीज लगता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि आलिया ने इसे छोड़कर कुछ बड़ा संदेश दिया है, मैंने कहा। यह ताबीज हमें उस रास्ते की ओर ले जाएगा जहां आलिया ने अपनी यात्रा की थी। अब मेरा लक्ष्य स्पष्ट था। मुझे आलिया के पिछले कदमों का अनुसरण करना था, और ताबीज के इस संदेश को समझने के लिए मुझे और अधिक जानकारी प्राप्त करनी थी। शायद यह ताबीज किसी गहरे रहस्य की कुंजी हो जो आलिया के गायब होने और उसकी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हमने ताबीज को साथ में लेकर अगले कदम उठाने का निर्णय लिया। मुझे यकीन था कि यह ताबीज हमें आलिया के बारे में और अधिक जानकारी देगा, लेकिन इस यात्रा में और भी कई रहस्यमय बातें सामने आ सकती थीं। अब मेरी आंखों में एक नया उद्देश्य था। मैं आलिया के रहस्यों को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, और मुझे अब इस सफर में किसी भी चुनौती का सामना करने का कोई डर नहीं था। गहरी सोच में डूबे हुए मैं और रोहित आलिया के घर से बाहर निकल रहे थे। दिल में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए था। वह पत्र जो हमने आलिया के घर से निकाला था मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। आलिया के परिवार का तंत्र विद्या से जुड़ा इतिहास, और वह अजीब सी चेतावनी कि इस विद्या का दुरुपयोग व्यक्ति को नष्ट कर सकता था। यह सब कुछ मुझे एक भयावह दिशा में ले जा रहा था। हमें यह सब जल्दी से समझना होगा, मैंने रोहित से कहा। आलिया ने जिन मंत्रों का अध्ययन किया वह उसे खतरनाक जगह तक ले गए।
और अगर हम सही नहीं किए तो हमारे साथ भी वही हो सकता है। रोहित ने सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए? हम और कहां जाएंगे? मैंने कुछ पल के लिए सोचा। आलिया का गुरु, उसने ही यह चेतावनी दी थी कि तंत्र के गलत इस्तेमाल से सब कुछ बर्बाद हो सकता था। अगर आलिया ने वास्तव में कोई गलती की थी तो वह इस शक्तिशाली तंत्र के प्रभाव से बचने के लिए कहीं छिपी हुई होगी। रोहित ने एक बार फिर सिर हिलाया। तो तुम क्या सोचते हो, हमें अब कहां जाना चाहिए? हमें आलिया के गुरु के बारे में और जानने की जरूरत है, मैंने कहा। शायद वह हमारे लिए कुछ और जानकारी छोड़कर गए हों। वह भी आलिया के इस अजीब बदलाव से अवगत रहे होंगे। हम दोनों ने अब यह तय किया कि हमें आलिया के गुरु का पता लगाना होगा। कुछ दिनों तक हम हर जगह उनकी खोज करते रहे, लेकिन किसी भी स्थान पर उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। आलिया का गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक तंत्र विद्या के महान ज्ञाता थे और उनकी पहचान छुपी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद एक और सुराग मिला। किसी ने बताया कि वह गुरु एक छोटे से गांव में रहते थे जो शहर से काफी दूर था। गांव में पहुंचे तो हमें महसूस हुआ कि यह स्थान बहुत पुराना और रहस्यमय था। यहाँ की गलियां सुनसान और चुप थीं और हर घर की दीवारों पर कुछ न कुछ अजीब से चित्र थे। मुझे यह महसूस हो रहा था कि आलिया के गुरु का घर यही कहीं होगा। हम एक घर के पास रुके और रोहित ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और एक वृद्ध व्यक्ति सामने आया। उसकी आंखों में गहरी ताजगी थी, लेकिन उसका चेहरा समय के साथ काफी बदल चुका था। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि यह वही गुरु थे जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। क्या तुम वही व्यक्ति हो जो आलिया के बारे में जानना चाहते हो? गुरु की आवाज में एक गहरी ध्वनि थी, जैसे वह हमारी मंशा समझ चुके हों। मैंने धीरे से सिर हिलाया। जी हाँ, हम आलिया के बारे में जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि वह आपके पास आई थीं। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? गुरु ने कुछ देर चुप रहकर हमें देखा। फिर उसने दरवाजे को पूरी तरह से खोला और हमें अंदर आने का इशारा किया। हम दोनों अंदर गए और गुरु ने हमें एक छोटी सी लकड़ी की मेज के पास बैठने को कहा। कमरे की दीवारों पर प्राचीन तंत्र विद्या से जुड़े चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। इस स्थान का वातावरण और भी रहस्यमय लग रहा था। तुम दोनों क्या समझते हो कि आलिया कहाँ हो सकती है? गुरु ने धीरे से पूछा। मैंने सिर झुका लिया। हमें नहीं पता, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या आलिया ने कोई गलती की थी? क्या उसने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में असफलता पाई? गुरु ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आलिया ने अपनी शक्तियों को बहुत मेहनत से नियंत्रित करने की कोशिश की थी। उसने जो तंत्र विद्या सीखी थी वह आसान नहीं थी। यह विद्या उसे बहुत शक्तिशाली बनाती, लेकिन साथ ही यह उसे खतरनाक भी बना देती। आलिया ने इसे समझने के लिए गुफा का रुख किया, क्योंकि वहां उसे अपने आप को शुद्ध करने का अवसर मिला था। लेकिन मैंने प्रश्न किया, क्या वह शुद्ध हो पाई थी? क्या वह पूरी तरह से नियंत्रण में आ पाई थी? गुरु ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद कहा, आलिया की यात्रा बहुत कठिन थी। उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर और मन को शुद्ध किया था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी महान थी कि वह उसे पूरी तरह से अपने अधीन नहीं कर पाई, और अंत में उसने यह महसूस किया कि उसे कहीं छिपने की जरूरत है। यह सुनकर मेरी आंखों में और भी सवाल आ गए। तो वह अब कहां हो सकती है? गुरु ने गहरी सांस ली और धीरे से उत्तर दिया, वह कहीं दूर किसी ऐसे स्थान पर है जहां उसकी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। उसे इस शक्ति के असर से बचने के लिए शांति और अकेलेपन की आवश्यकता थी। मैं यह नहीं कह सकता कि वह अब कहां है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह किसी सुरक्षित स्थान पर है जहां वह अपनी शक्ति से खुद को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। लेकिन हम उसे कैसे खोज सकते हैं? रोहित ने पूछा। गुरु ने हमें गंभीरता से देखा। तुम दोनों अब वह रास्ता समझने लगे हो जो आलिया ने चुना था। तुम अगर सच में उसे खोजने की चाह रखते हो तो तुम दोनों को अपनी यात्रा को उसके जैसा ही बनाना होगा। तुम दोनों को उस शक्ति को समझने की जरूरत है जो आलिया ने साधी थी। अगर तुम दोनों वही कर पाते हो तो शायद तुम उसे खोज सको। हम दोनों चुप रहे, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि हमें एक और कदम उठाना था।
आलिया की यात्रा अब हमारे लिए भी एक चुनौती बन चुकी थी और हम उसे समझने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। गुरु ने हमें एक पुराना ग्रंथ दिया जो आलिया के द्वारा अध्ययन किए गए मंत्रों और तंत्र विद्या की जानकारी रखता था। यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होगा, गुरु ने कहा। तुम अगर सही तरीके से इसका अनुसरण करते हो तो शायद तुम आलिया तक पहुंच सको। हमने गुरु का धन्यवाद किया और वह पुराना ग्रंथ लेकर बाहर आ गए। अब हमारी यात्रा और भी जटिल हो चुकी थी। आलिया के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें और अधिक मेहनत करनी होगी और हम दोनों तैयार थे। अब हम उसी राह पर चलने वाले थे जिस राह पर आलिया ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कदम बढ़ाए थे। हम दोनों गुफा से बाहर निकले और मैं महसूस कर रहा था कि देवव्रत के शब्दों ने हमारे अंदर कुछ गहरा छोड़ दिया था। आलिया की यात्रा अब एक रहस्य नहीं रही, बल्कि यह हमें खुद को समझने और अपनी शक्तियों का सामना करने की चुनौती दे रही थी। देवव्रत ने स्पष्ट किया था कि आलिया अब अपनी शक्तियों के नियंत्रण से बाहर थी और उसे खुद को ढूंढने के लिए एक नए मार्ग पर चलना होगा। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसे उसे अकेले ही तय करना था और हम दोनों के लिए इसका मतलब था कि हम उसे ढूंढने के लिए कुछ और कदम बढ़ा सकते थे। लेकिन यह यात्रा अब अलग थी। यह केवल एक बाहरी खोज नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी था। हमने देवव्रत से जो सुना वह हमें अंदर तक हिला गया था। आलिया को समझने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा। उसका गायब होना अब केवल एक प्रश्न नहीं था, बल्कि यह हमारे सामने एक बड़ा दार्शनिक और आध्यात्मिक सवाल खड़ा कर चुका था। क्या हम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर रहे थे? क्या हम अपनी गलतियों को पहचान पा रहे थे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम आलिया की मदद करने के योग्य थे जब तक कि हम अपनी खुद की कमजोरियों से नहीं लड़ पाए थे? हमने गुफा से बाहर आकर कुछ देर तक चुपचाप चलने का फैसला किया। पहाड़ी की चढ़ाई के बाद अब हम वापस गांव की ओर लौट रहे थे, लेकिन हम दोनों के मन में कई सवाल थे। देवव्रत ने हमें जो कहा था वह अब हमारे लिए एक नए रास्ते की तरह था। हम चाहते थे कि हम आलिया तक पहुंचें, लेकिन क्या हम खुद को उस स्थिति में महसूस कर सकते थे जहां हम आलिया को समझ पाते? देवव्रत ने हमें बताया था कि आलिया अब खुद के अंदर की गहरी शक्ति से जूझ रही थी। क्या हम भी उस जंग के लिए तैयार थे? रास्ते में चलते हुए मैं और रोहित दोनों ही चुप थे, लेकिन हमारी आंखों में एक अजीब सा समर्पण था, जैसे कोई खामोशी की भाषा हम दोनों के बीच समझी जा रही थी। हम समझने लगे थे कि आलिया की यात्रा एक तरह से हमें भी प्रभावित करने वाली थी, क्योंकि अब हमें सिर्फ उसे ढूंढने नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्तियों को भी समझने का मौका मिल रहा था। हम आलिया के बारे में जितना ज्यादा सोचते गए, उतना ही महसूस होने लगा कि यह हमारी खुद की यात्रा भी बन चुकी थी। अब हम केवल दो खोजकर्ता नहीं थे, बल्कि हम उस रहस्य का हिस्सा थे जो आलिया के गायब होने के साथ जुड़ा हुआ था। गांव की ओर वापस लौटते हुए हम दोनों ने यह तय किया कि अब हमें अपनी खोज को और गहराई से करना होगा। देवव्रत ने हमें जो दिशा दिखाई थी वह हमें और भी अधिक स्पष्टता दे रही थी। यह अब सिर्फ एक बाहरी खोज नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। हम दोनों को अपनी असल शक्तियों का पता लगाना था और उन शक्तियों के बारे में सोचते हुए आलिया के साथ हो रही घटनाओं को समझना था। गांव में वापस आकर हमने कुछ समय बिताया और यह महसूस किया कि अब हमें आलिया के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करनी होगी। हम गांव के बुजुर्गों से और अधिक बातें करने लगे। उनकी कहानियां हमें आलिया के बारे में और भी गहरे रहस्यों का संकेत देती। उन कहानियों के बीच कुछ बातें बार बार उभर कर सामने आती थीं, जैसे आलिया का परिवार हमेशा से तंत्र विद्या में गहरी रुचि रखता था और वह अपनी शक्तियों के नियंत्रण में बहुत सख्त थे। लेकिन आलिया के साथ कुछ अलग हुआ था। वह शायद खुद ही अपनी शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाई थी। यह बात हमें और अधिक उलझाती जा रही थी, क्योंकि हमें अब यह समझ में आ रहा था कि आलिया के गायब होने का कारण सिर्फ तंत्र विद्या के गलत इस्तेमाल से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक परिष्कार की कमी के कारण भी हो सकता था। रात को जब हम गांव में लौटे तो रोहित ने कहा, हमें अब यह समझने की जरूरत है कि आलिया ने किस रास्ते का चुनाव किया था। देवव्रत ने कहा था
कि उसे अपनी शक्तियों का सामना करना था, तो क्या हमें भी उस रास्ते पर चलना होगा? मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया। हाँ, शायद यही सही है। हमें अब केवल आलिया की तलाश नहीं करनी है, बल्कि हमें अपने अंदर की शक्तियों को भी पहचानना होगा। देवव्रत ने जो हमें बताया, वह हमें इस यात्रा में और गहरे डूबने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर हम सच में आलिया की मदद करना चाहते हैं, तो हमें खुद को भी ठीक से जानना होगा। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मैंने कहा, मुझे लगता है अब हम आलिया के बारे में कुछ और जानने के लिए कुछ पुराने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। देवव्रत ने जो हमें दिया था, वह भी एक संकेत हो सकता है। हमने उस रात पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। हर शब्द, हर मंत्र हमें आलिया के रहस्यों के करीब ले जा रहा था। यह महसूस होते हुए कि अब हम उसी पथ पर चल रहे थे जिस पर आलिया ने अपनी यात्रा शुरू की थी। यह रास्ता अब हमें और गहरे अंदर की ओर खींचता जा रहा था। हम सिर्फ एक बाहरी खोज में नहीं थे, बल्कि यह हमारे आत्मिक और मानसिक विकास का हिस्सा बन चुका था। रात का समय गुजरने लगा और मैं सोचने लगा कि आलिया के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वह हमारे लिए एक चेतावनी था? क्या हम अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार थे? क्या हम अपनी गलतियों से सीख सकते थे? अगर हम यही सब समझने की कोशिश करते रहे, तो शायद हम आलिया की खोज में सफलता पा सकें। अगले कुछ दिनों तक हम और अधिक गहराई से उस तंत्र विद्या का अध्ययन करते रहे जो आलिया के जीवन का हिस्सा था। हम समझने लगे थे कि आलिया की यात्रा केवल एक बाहरी खोज नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा थी जो हमें भी अपनी शक्ति का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। आलिया का गायब होना अब हमें एक नई दिशा दिखा रहा था और हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। हम दोनों ने वह किताब खोली और जैसे ही उसके पन्ने पलटे, मुझे लगा कि हम किसी ऐसे गहरे समंदर में गोता लगा रहे थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। किताब में दर्ज हर शब्द, हर मंत्र एक नई रहस्यमय दुनिया की ओर इशारा कर रहा था। आलिया की शक्तियों का कारण अब हमें थोड़ा और साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जितना ज्यादा हम समझने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही और उलझते जा रहे थे। मुझे यह महसूस हो रहा था कि हम जो कर रहे थे वह केवल आलिया को बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि यह हमारी अपनी मानसिक और आत्मिक यात्रा भी बन गई थी। किताब का कवर सुनहरी चमक से ढका हुआ था, लेकिन इसके भीतर की ऊर्जा किसी ठंडी और भारी चुप्पी की तरह महसूस हो रही थी। मैं और रोहित दोनों इसे बेहद ध्यान से पढ़ रहे थे और हर पन्ने को पलटते हुए मुझे यह एहसास हो रहा था कि आलिया ने जिन मंत्रों का अध्ययन किया था, उनमें कुछ बहुत गहरे और खतरनाक शक्तियों का संकेत था। शायद वह जानती थी कि यह शक्तियां उसे कहीं ना कहीं संभालने में मदद कर सकती हैं, लेकिन शायद वह उस खेल को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी जो उसने शुरू किया था। यह देख, रोहित ने एक पन्ने को उलटते हुए कहा, यहां कुछ ऐसा लिखा है जो शायद आलिया ने कभी नहीं पढ़ा। मैंने उसकी तरफ देखा और उस पन्ने पर ध्यान दिया। उस पर एक पुराना मंत्र था और उसके नीचे एक चेतावनी भी लिखी थी। यदि इस मंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके परिणाम को संभालने के लिए आपकी आत्मा पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। यह वाक्य मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि आलिया के बारे में जितना हमने सुना था, वह आत्मा की पूरी तैयारी से बहुत दूर थी। शायद यह वह गलती थी जिसे आलिया ने नहीं समझा था। मैंने गहरी सांस ली और किताब के पन्नों को पलटते हुए कहा, अगर आलिया ने इस मंत्र का इस्तेमाल किया था, तो यह उसकी स्थिति को और भी जटिल बना सकता है। रोहित ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, लेकिन हमें इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है। क्या हम इस किताब को समझने में पूरी तरह सक्षम हैं? मैंने उसे देखा और एक पल के लिए सोचा। यह सच था कि इस किताब को समझने में हमें कोई आसान रास्ता नहीं मिल रहा था। इस किताब में लिखी हर बात एक गहरे समंदर की तरह थी और हम दोनों ही उस समंदर में डूबने से डरते हुए उसकी सतह को छू रहे थे। लेकिन अब हमें आलिया को बचाने के लिए किसी भी तरह के कदम उठाने थे, और वह कदम हमें उसी दिशा में बढ़ाना था जहां यह किताब हमें ले जा रही थी। हमें यह समझना होगा कि आलिया की शक्तियों का पूरा नियंत्रण अब हमारे हाथ में नहीं है, मैंने कहा। लेकिन हम जो मंत्र ढूंढ रहे हैं,
वे हमें यह रास्ता दिखा सकते हैं जो हम दोनों को साथ लेकर आलिया तक पहुंचने में मदद कर सकता है। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और यह महसूस हो रहा था कि अब हमें इस किताब को पूरी तरह से समझने के लिए और गहरे में उतरना होगा। आलिया की शक्तियां केवल एक बाहरी चीज नहीं थीं, वे एक आंतरिक संघर्ष भी थीं और हमें यह समझना होगा कि जब तक हम उसकी शक्तियों के साथ अपने आत्मिक और मानसिक संघर्ष को नहीं समझेंगे, हम उसे पूरी तरह से नहीं बचा पाएंगे। हमने उस रात मठ में ठहरने का फैसला किया ताकि हम किताब को पूरी तरह से पढ़ सकें। गुफा की चुप्पी और किताब की रहस्यमय ऊर्जा ने हमें एक अजीब सी मानसिक स्थिति में डाल दिया था, लेकिन हम जानते थे कि हमें इससे पार पाना होगा। किताब में छुपे हर शब्द के साथ हमें एक नया रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन वह रास्ता इतना सरल नहीं था। हमें उस रास्ते पर चलते हुए अपनी पूरी शक्ति और मानसिक सजगता का इस्तेमाल करना था, क्योंकि अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो हम आलिया की तरह ही उस रहस्य के जाल में फंस सकते थे। सुनहरी चमक के साथ किताब के पन्ने पलटते हुए मैंने एक और मंत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, जो शक्ति के रहस्यों को जानता है वह अपनी आत्मा को खोने के खतरे में होता है, क्योंकि शक्ति कभी भी नियंत्रण में नहीं रहती। इस वाक्य ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। आलिया ने शायद इसी कारण से अपनी शक्ति को सही तरीके से नहीं संभाला था, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह से इस ताकत से जुड़ी नहीं थी। हम अब यह समझ रहे थे कि आलिया ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक गलत तरीका अपनाया था और वही तरीका उसकी मुसीबत का कारण बना। क्या हम उसे बचा पाएंगे? रोहित ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में एक तरह की बेचैनी थी जो मेरी भी थी। मैंने किताब में लिखे मंत्रों को एक बार फिर से पढ़ा और फिर धीरे से कहा, हमें पूरी तरह से इस विद्या को समझना होगा, तभी हम आलिया को बचा सकते हैं। रोहित ने सिर झुकाया और हम दोनों फिर से किताब में खो गए। जब तक हम इसे पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हमें आलिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हर एक मंत्र, हर एक वाक्य हमें आलिया की यात्रा के और करीब ले जा रहा था, लेकिन साथ ही हमें यह भी एहसास हो रहा था कि हम खुद कितने जटिल रास्ते पर चल रहे थे। हम जानते थे कि आलिया की यात्रा अब केवल उसकी नहीं थी, बल्कि ये हमारी भी यात्रा बन चुकी थी। यह एक गहरी आत्मिक और मानसिक यात्रा थी जो हम दोनों को अपनी सीमाओं के पार ले जा सकती थी। हम आलिया तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते पर चल रहे थे, वह हमें खुद को भी एक नए तरीके से देखने के लिए मजबूर कर रहा था। शायद यही वह कड़ी थी जो हमें उसकी खोज में और भी मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। गुफा में अंधेरा था, लेकिन किताब की रोशनी में हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। हमारे लिए यह एक निर्णायक क्षण था। जब आलिया ने अपनी शक्तियों को नियंत्रण में लाने के लिए हमें उस मंत्र की मदद से आह्वान किया, तो मुझे महसूस हुआ कि हम अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। किताब में पढ़ी गई हर बात, हर मंत्र जैसे हमारे सामने पूरी दुनिया की परतें खोल रहा था। हम आलिया तक पहुंचने में सफल हो गए थे, लेकिन यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हम उसकी शक्ति को कैसे संभाल सकते थे, उसे कैसे समझा सकते थे कि उसके भीतर जो ताकत समाई हुई है, उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए उसे अपने भीतर की यात्रा पर जाना होगा। आलिया की आंखों में अब एक नई चेतना थी। उसकी पहले वाली अनजानी चमक अब धीरे धीरे हल्की हो गई थी। वह अब अपनी शक्तियों से जूझ नहीं रही थी, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। मुझे याद है, उसने जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। मुझे एहसास हुआ, उसने कहा कि मेरी शक्तियां मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थीं जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने जो रास्ता चुना था वह मेरे लिए और इस दुनिया के लिए खतरनाक था। मैं और रोहित एक दूसरे को देख रहे थे। हमें राहत का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही यह समझ में आया कि यह राहत अस्थायी थी। हमें आलिया को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए और भी कदम उठाने थे। आलिया के चेहरे पर अब शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसी छुपी हुई आक्रामकता भी थी जो उसे कभी भी अपनी शक्ति के प्रवाह में बहने पर मजबूर कर सकती थी। वह अब अपने भीतर की शक्ति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमें यह ध्यान रखना था कि यह केवल शुरुआत थी। हमने उसे समझाया
कि उसकी शक्ति को पूरी तरह से समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए उसे अपने भीतर एक नई शुरुआत करनी होगी। यह आसान नहीं था। आलिया ने खुद को जिस गहरे जाल में फंसाया था, उससे निकलना कोई साधारण काम नहीं था। उसने अपनी शक्ति को सिर्फ बाहरी तत्वों के साथ जोड़ लिया था, लेकिन अब उसे यह महसूस करना होगा कि उसकी शक्ति केवल तंत्र विद्या तक सीमित नहीं थी। यह शक्ति उस प्रकृति के गहरे राज्य से जुड़ी हुई थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। हमने उसे बताया कि उसका सामना अब अपनी शक्तियों से था, और यही समय था जब उसे अपने भीतर की गहरी यात्रा पर चलने की जरूरत थी। आलिया, मैंने कहा, तुमने अपनी शक्तियों को जो दिशा दी है वह अब तुम्हारे जीवन को ही नहीं, पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है। तुम्हें अपनी शक्तियों को समझने की आवश्यकता है। आलिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर था। यह डर सिर्फ अपनी शक्तियों का नहीं था, बल्कि यह डर था कि कहीं वह उन शक्तियों से न संभल पाए। यह डर उसके मन में था, लेकिन अब उसे पार पाना था। मुझे याद है, उसने आखिरी बार अपने भीतर झांकते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शक्तियां मुझे इस मोड़ पर ला सकती हैं। मुझे लगता है मैं अब सही रास्ते पर हूं। हमने महसूस किया कि आलिया ने अपनी यात्रा का पहला कदम उठा लिया था। अब उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी, लेकिन यह कदम छोटा नहीं था। यह उसकी आत्मा का पुनर्निर्माण था, एक गहरी साधना थी जिसे उसे पूरी तरह से समझने की आवश्यकता थी। अब उसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ाना था। हमने वह मंत्र जो गुरु ने हमें सिखाया था फिर से याद किया और उसे समझने की कोशिश की। यह मंत्र आलिया के भीतर की शक्तियों को एक सही दिशा में मोड़ने के लिए था, लेकिन यह बहुत ही जोखिम भरा था। हमें यह एहसास था कि आलिया की शक्ति को नियंत्रित करने में केवल मंत्र का सहारा नहीं था, यह उसकी आत्मिक यात्रा थी जिसे उसे पूरी तरह से पार करना था। हम तीनों अब एक साथ खड़े थे, आलिया, रोहित और मैं। हम जानते थे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। इस यात्रा को हमें एक साथ करना था। हमें आलिया को यह समझाना था कि उसकी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। उसे अपने भीतर के डर और असुरक्षा से बाहर निकलना था, क्योंकि यही उसे अपनी शक्तियों के नियंत्रण में लाने में मदद कर सकता था। आलिया ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर जैसे जैसे उसने ध्यान लगाया, उसकी आवाज मजबूत होती गई। मुझे महसूस हुआ कि वह अब अपनी शक्ति को समझने के करीब पहुंच रही थी। यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन उसने पहला कदम उठा लिया था। उसकी आंखों में अब वही चमक नहीं थी जो पहले थी। अब वह एक नई राह पर चल रही थी। आलिया के भीतर बदलाव आ रहा था, और यह बदलाव धीरे धीरे उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे नियंत्रित करने की दिशा में ले जा रहा था। हम तीनों ने उस पल को महसूस किया जब आलिया ने अपनी शक्तियों को अपनी चेतना के साथ पूरी तरह से जोड़ लिया। उसकी आंखें अब स्पष्ट थीं, और उसमें जो गहरा डर था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया था। अब हम तीनों के सामने एक नई शुरुआत थी। आलिया ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया था, और हम जानते थे कि अब वह अपने अंदर की गहरी ताकत को समझने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने के लिए तैयार थी। यह यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन हम सभी को यह समझ में आ चुका था कि हर अंत एक नए शुरुआत का संकेत होता है। आलिया की यात्रा में हमें जो सीख मिली वह यह थी कि अगर हमें अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचानना है तो हमें सबसे अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा ने हमें यह भी सिखाया कि हमें कभी भी अपने भीतर की शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, वह हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आलिया ने अपनी शक्ति को स्वीकार कर लिया था, और वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। इस प्रक्रिया ने हमें यह समझाया कि दुनिया में कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती, बल्कि यह हमारी समझ और उसके नियंत्रण पर निर्भर करती है। इस यात्रा ने हमें यह भी समझाया कि कभी-कभी हमें अपनी सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए अपनी सबसे बड़ी शक्तियों को पहचानने की जरूरत होती है। अब आलिया, रोहित और मैं, हम सभी एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।